तो राधे राधे साथियों, और ये हमारी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास है। अक्टूबर का लास्ट वीक हम इसमें कवर करेंगे, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो इस प्रश्न में पूछ रहे इंडोनेशिया के भी नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं, तो ये बन गए हैं प्रबोवो सुबियांतो बन गए हैं। इन्होंने किनका स्थान लिया है? जोको विडोडो का स्थान लिया है। इंडोनेशिया की अगर हम बात करते हैं तो ये रहा मैप में इंडोनेशिया। कैपिटल इसकी जकार्ता है, नई कैपिटल नुसंतारा है जो कि बोर्नियो द्वीप पर आपको मिलेगी। करेंसी इंडोनेशियन रुपया। ये भी स्टैटिक मैंने बता दी, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि भारत और किस देश के बीच में नसीम अल बहर नाम का एक अभ्यास है, उसका आयोजन किया गया। नसीम अल बहर ये भारत और ओमान के बीच में होता है, और ये एक नेवल एक्सरसाइज है, नौसैन्य अभ्यास है। अभी हुआ था ये अक्टूबर में ही। कहाँ पे? गोवा के तट पर हुआ था। इसमें भारत की तरफ से आईएनएस त्रिकंद और डोर्नियर जो समुद्री गश्ती विमान है उसने हिस्सा लिया था। वैसे ओमान के साथ इस साल हमने 2 एक्सरसाइज और किए थे, ईस्टर्न ब्रिज अभ्यास और अल नगाह अभ्यास। ये जो ईस्टर्न ब्रिज है ये एक तरह का एयरफोर्स एक्सरसाइज है, और ये थल सेना अभ्यास है अल नगा, और ये दोनों हमने कहाँ पे किए थे? अभी ओमान में किए थे। बाकी जो ये नौसैन्य अभ्यास है भारत और ओमान के बीच में नसीम अल बहर, ये हमने गोवा में किया है। ये ध्यान में रखना। एक बार ओमान की बात हुई है, कंट्री इन न्यूज है, तो मैं आपको बता दूं, ये रहा मैप में ओमान, ये रहा भारत। तो कैपिटल इसकी मस्कट होती है, करेंसी है ओमानी रियाल। अच्छा, एक दुक्कम पोर्ट के बारे में आपने सुना होगा। दुक्कम पोर्ट जिसको भारत ने बनाया है, ये कहाँ पर है? तो ये ओमान में ही आपको मिलेगा। ध्यान रखना। अगला देखते हैं। फिर अगला क्या है? विश्व आयोडीन अल्पता दिवस, वर्ल्ड आयोडीन डेफिशिएंसी डे कब मनाया जाता है? तो याद रखना, हर साल ये 21 अक्टूबर को होता है। आयोडीन और इसके महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। और आयोडीन से संबंधित कुछ प्रश्न मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, एक बार वीडियो को पॉज करके आप रीड कर लीजिएगा। सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न, जैसे आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, घेंगा, गलकंड, या जिसे आप इंग्लिश में गोइटर कहते हो। ठीक है, हम अभी अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे कि अभी साउथ कोरिया और किस देश को 2025 में FTSE रसेल EMGB इंडेक्स में शामिल करने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत। तो ब्रिटेन की एक कंपनी है FTSE रसेल नाम से, जिसका मुख्यालय आपको मिलेगा लंदन में, और ये एक इंडेक्स जारी करता है जिसको कहते हैं EMBG इंडेक्स। EMBG मतलब इमर्जिंग मार्केट्स गवर्नमेंट बॉन्ड इंडेक्स। और अभी तक इसमें भारत शामिल नहीं होता था, तो अभी इसने कहा कि 2025 में हम भारत और साउथ कोरिया को इस इंडेक्स में शामिल करेंगे। तो ये अच्छी बात है, तो ये प्रश्न याद में रखना। तो अगर इस इंडेक्स में भारत शामिल हो जाता है, इसका मतलब क्या हुआ? ये हमारे लिए अच्छी बात है कि हमारा देश इमर्जिंग मार्केट बन चुका है, मतलब तेजी से आगे बढ़ता हुआ मार्केट बन गया है। तो इससे विदेशी नागरिकों को हम आकर्षित कर पाएंगे, हमारे गवर्नमेंट बॉन्ड में वो निवेश कर सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया, तो ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे कि IIT मद्रास ने अपना पहला अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहां पर खोलने की घोषणा की है? तो आंसर होगा यूनाइटेड अरब अमीरात में। तो कौन ने? IIT मद्रास ने। याद रखना, ये अपना पहला अंतरराष्ट्रीय रिसर्च सेंटर, इंटरनेशनल अपना पहला रिसर्च सेंटर ये खोलेगा। कहाँ पे खोलेगा? तो यूनाइटेड अरब अमीरात के दुबई में खोलेगा। इतना सा याद रखना है। वैसे आपसे ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि बताओ किस IIT ने यूनाइटेड अरब अमीरात के अबू धाबी में अपना पहला कैंपस खोला है? तो फिर आंसर हो जाएगा IIT दिल्ली ने। और अगर ऐसे में पूछ लूं, चलो ये आपके लिए होमवर्क प्रश्न रहेगा, किस IIT ने पहला ऑफशोर कैंपस खोला था? ऑफशोर कैंपस मतलब भारत के बाहर अपना कैंपस खोला था। ऐसा करने वाला कौन सा IIT था और कहां पे, किस देश में खोला था, ये बताएंगे आप। हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है कि 50 अंतरराष्ट्रीय गोल पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर कौन बन गई है? तो आंसर हो जाएगा बाला देवी। 50 अंतरराष्ट्रीय गोल इन्होंने पूरे कर लिए हैं। और अभी 50वां गोल किसके खिलाफ किया, ये अगर पूछेंगे तो पाकिस्तान के खिलाफ किया था। ये ध्यान में रखना। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे कि अभी वैज्ञानिकों ने किस ग्रह के पहले ट्रोजन शुद्ध ग्रह की खोज की है? तो इसका उत्तर हो जाएगा शनि, यानी कि सैटर्न। पहले ये समझो, ट्रोजन शुद्ध ग्रह यानी कि ट्रोजन एस्टेरॉइड का मतलब क्या होता है? तो ऐसे एस्टेरॉइड जो उसी ग्रह के ऑर्बिट पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं जिस ग्रह के वो ट्रोजन शुद्ध ग्रह है। इसको ऐसे समझो, जैसे कि मान लो ये सन हो गया, और सन के चारों ओर मान लो यहाँ पे मैंने कह दिया कि ये अर्थ चक्कर लगा रही है। ठीक है, अब यहाँ पे ये ऑर्बिट है जिसपे अर्थ चक्कर लगा रहा है सूर्य के चारों ओर, और इसी ऑर्बिट पे एक एस्टेरॉइड है, वो भी चक्कर लगा रहा है सूर्य के चारों ओर। तो ये जो एस्टेरॉइड है ये अर्थ का ट्रोजन एस्टेरॉइड कहलाएगा। ठीक है, और यूं मान के चलो जितने भी बड़े बड़े ग्रह होते उनमें हर ग्रह के पास कोई ना कोई ट्रोजन क्षुद्र ग्रह होता है। एक होता है, किसी के पास एक से ज्यादा होते हैं।
लेकिन अभी तक ऐसा माना जा रहा था शनि के पास ऐसा कोई भी ट्रोजन एस्टेरॉइड नहीं है, लेकिन अभी ऐसा खोज कर लिया गया है, उसके पास भी एक ट्रोजन क्षुद्र ग्रह निकल गया। और इसका नाम क्या है? इसका नाम इन्होंने रखा है ये लिखा 2019U014। अच्छा, ये अगर आपसे मान लो प्रश्न पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा ट्रोजन क्षुद्र ग्रह किस ग्रह के पास है, तो बृहस्पति जुपिटर के पास है, ये याद रखना। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि लाइट हाउस टूरिज्म कॉन्क्लेव 2024 का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? तो ये उड़ीसा में किया गया है। एक्चुअली में उड़ीसा के पुरी में लाइट हाउस टूरिज्म कॉन्क्लेव 2024 का आयोजन किया, और यहीं पे अभी दूसरा नेशनल लाइट हाउस फेस्टिवल का भी आयोजन किया गया। तो देश के 75 जो लाइट हाउसेस है वहां पे ये फेस्टिवल मनाया गया। देखो, एक प्रश्न ये भी तैयार हो गया कि देश में कितने लाइट हाउसेस है, तो 75 है। और ये अगर दूसरा है तो पहला वाला 2023 में मनाया गया था गोवा में। कौन मनाता है? शिपिंग मंत्रालय, जिसके मंत्री कौन है? सर्बानंदा सोनोवाल। ठीक है, ध्यान रखना ये। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो आंसर हो जाएगा अभ्युदय जिंदल। तो इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो कि एक राष्ट्रीय व्यापार संघ है, और उसने अभ्युदय जिंदल को अपना नया अध्यक्ष अपॉइंट किया है। वैसे अभ्युदय जिंदल के बारे में मैं आपको बता दूं, ये कौन है? तो ये जिंदल जो स्टेनलेस स्टील कंपनी है उसके मैनेजिंग डायरेक्टर है। बाकी इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बात करें तो स्थापना होती है 1925 में। हेडक्वार्टर आपको मिलेगा कोलकाता में, ध्यान रखना ये। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न बुक से है कि माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा M.K. रंजीत सिंह ने लिखा है। M.K. रंजीत सिंह जो कि एक संरक्षणवादी है, और उन्होंने ही ये बुक लिखी है जिसका नाम है माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड। ये ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे, हाल ही में जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत यहाँ पे 84 नंबर पर है। यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं? आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक की बात कर रहे हैं। अंग्रेजी में अगर आप बोलोगे तो इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स की हम लोग बात कर रहे हैं। इसको जारी किया है फ्रेजर इंस्टीट्यूट जो कि कनाडा का है, और इसमें ये 2022 के आंकड़ों पर आधारित है। ये बताता है कि आर्थिक रूप से कौन कितना स्वतंत्र देश है, इकोनॉमिक रूप से कौन कितना फ्री कंट्री है। मतलब यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन की कम बात होती है। तो इस तरह से आप देखोगे इस इंडेक्स में हांगकांग टॉप पर है, फिर सिंगापुर है, फिर स्विट्जरलैंड है। भारत की बात करेंगे, भारत यहाँ पे 84 नंबर पर है। और टोटल में से टोटल 165 देशों की ये सूची है। तो सबसे आखिरी में वेनेजुएला है, टॉप पे हांगकांग है, 84 पे भारत है, सबसे लास्ट पे वेनेजुएला है। और लास्ट ईयर बात करेंगे 2023 में जब ये इंडेक्स आया तो भारत इसमें 87 नंबर पे था, अभी 84 नंबर पर है। ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं कि वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के भी नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। इसका तो उत्तर हो जाएगा टीवी नरेंद्रन। ये भी वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं। और वर्तमान में टीवी नरेंद्रन ये है कौन? तो ये टाटा स्टील के सीईओ है। मैंने इंपॉर्टेंट क्यों लगाया इनका नाम? क्योंकि इस पद पर आने वाले ये दूसरे भारतीय हैं। इनसे पहले इस पद पर आने वाले भारतीय कौन थे? सज्जन जिंदल थे, और अब बन गए हैं टीवी नरेंद्रन। इसीलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन की स्टैटिक देख लेते हैं। स्थापना होती है 1967 में, और मुख्यालय जरूर पूछा जाएगा, ब्रुसेल बेल्जियम में आपको मिलेगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना। ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, संजीव खन्ना का। 51वें नंबर के हमारे सीजेआई बन गए हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। किनको रिप्लेस किया? मतलब 50वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे ये पूछेंगे, तो DY चंद्रचूड़ थे। ये भी साथ में ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला प्रश्न क्या है कि उड़ीसा में आने वाले भीषण चक्रवाती तूफान दाना, इसका नामकरण किसने किया? तो आंसर इसका हो जाएगा कतर। तो 3 बातें आपको ध्यान रखनी है। चक्रवात का नाम क्या है? दाना है। और कहाँ से उठा ये? तो बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी से ये उठा, उड़ीसा से टकराया। और भाई यहाँ से जो चक्रवात उठते हैं इंडिया की तरफ आते हैं, तो यही 2-3 राज्य है जहाँ से ये टकराते हैं। पश्चिम बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया। तो यहाँ पे दाना का नाम किसने रखा ये पूछेंगे, तो कतर ने इसका नाम रखा है। तो ये ध्यान रखना, दाना का नाम कतर ने रखा है, बे ऑफ बंगाल से ये उठा था। अगला देखते हैं। अगले में क्या पूछ रहे हैं? राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस ये हमने कब मनाया? तो ये हर साल 21 अक्टूबर को मनाते। अभी आयोडीन अल्पता दिवस, आयोडीन डेफिशिएंसी डे भी हमने 21 अक्टूबर को मनाया था, ये याद रखना। ठीक है, ऐसे याद रख लो, जो पुलिस होती है ना बहुत भागदौड़ करती है। तो भागदौड़ करने के कारण क्या होता है, इनको समय पे खाना नहीं मिल पाता, खाना नहीं मिल पाता, इनको नमक नहीं मिल पाता। तो नमक नहीं मिल पाता, नमक में होता है आयोडीन। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? नहीं, आयोडीन है। तो इसमें इनमें आयोडीन की भी कमी हो जाती है। इस तरह से याद रख सकते हो। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं।
फिर आपसे पूछ रहे हैं कि स्वदेशी लोगों को भूमि अधिकार प्रदान करने के लिए मिशन वसुंधरा 3.0 ये कहाँ पे शुरू हुआ है? तो आंसर हो जाएगा असम में शुरू किया गया। असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा है। उन्होंने ही इस मिशन वसुंधरा 3.0 को शुरू किया है, जिसका उद्देश्य की अगर बात करें, इस मिशन का उद्देश्य क्या है? तो स्वदेशी लोगों को भूमि अधिकार प्रदान करना। 3.0 मतलब ये इन्होंने तीसरी बार शुरू किया, तीसरा संस्करण है। पहला संस्करण 2021 में आया था, फिर 2022 में, अब 2024 में ये तीसरा संस्करण आया। सिंपल सा याद रखो आप, तो इसका नाम मिशन वसुंधरा किसने? असम ने। उद्देश्य मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि 27वें अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता में ओवरऑल चैंपियन कौन बना है? तो आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ बना है। हम बात कर रहे हैं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता की 2024 में। अभी इसका ये 27वां संस्करण था। अभी 16 से लेकर 20 अक्टूबर तक हुआ। कहाँ पे? रायपुर छत्तीसगढ़ में। और इसमें ओवरऑल चैंपियन भी छत्तीसगढ़ ही रहा है 98 गोल्ड के साथ। फिर केरल, फिर मध्य प्रदेश रहा है। कौन सी प्रतियोगिता है? अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता है। 27वां संस्करण था, छत्तीसगढ़ में हुआ, छत्तीसगढ़ विजेता रहा है। ऐसे याद रखो। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर नजर रखने के लिए भी सिटीजन सेंटिनल एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया है? तो इसको केरल ने लॉन्च किया है। एप्लीकेशन का नाम है सिटीजन सेंटिनल एप्लीकेशन। अब क्या है इसका मतलब? इसका मतलब ये हो गया कि जब आप ट्रैफिक के रूल्स नहीं मानते हो, रूल्स तोड़ देते हो, तो आपका चालान लगता है। वो भी कब लगता है? जब आपको ट्रैफिक पुलिस वो नोटिस कर लेगा, वो आपको रिकॉर्ड कर लेगा, देख लेगा तब। वरना कितने ही रूल तोड़े जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इन्होंने क्या किया? सरकार ने हर नागरिक को ये अधिकार दे दिए कि आप भी अब ट्रैफिक पुलिस हो। कैसे? इस एप्लीकेशन की मदद से अगर कोई व्यक्ति जो नियमों को, ट्रैफिक के नियमों को तोड़ रहा है, आप उसका फोटो खींच लो और हमें सेंड कर दो। अगर आपकी बात सही है, अगर उसने नियमों का पालन नहीं किया है, तो उसका ई चालान हम काट देंगे। तो ये है इसकी पावर। यहाँ पे मतलब हर नागरिक अब ट्रैफिक पुलिस है। अगर आपको कोई ऐसा करता हुआ दिखता है, उसका फोटो खींच लो, वीडियो बना लो, यहाँ पे भेज दो, उसका चालान कट जाएगा। तो अब हर लोग संभल के रहेंगे। इसका फायदा क्या हो गया? हर लोग संभल के रहेंगे कि यार कोई मेरा वीडियो न बना ले, फोटो न काट ले। तो ये अभी केरल ने लॉन्च किया। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इस एप्लीकेशन को लागू करने वाला ये तीसरा राज्य बन गया है। इससे पहले छत्तीसगढ़ और उड़ीसा भी ऐसा कर चुके हैं। ठीक है, ध्यान रखना। अगला देखते हैं। ये भी अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न, मार्क करो कि 2025 में जो 18वां प्रवासी भारतीय दिवस हो गया, उसका आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो उड़ीसा के कैपिटल भुवनेश्वर में इसका आयोजन किया जाएगा। वैसे आपको पता है प्रवासी भारतीय दिवस हर साल हम 9 जनवरी को मनाते हैं। तो ये 18वां जो प्रवासी भारतीय दिवस होगा, इसका आयोजन ये उड़ीसा के कैपिटल भुवनेश्वर में होगा। पिछले साल जो इसका 17वां संस्करण हुआ था 2023 में, मतलब 2023 में जो इसका 17वां संस्करण हुआ था, वो कहाँ पे हुआ था? वो इंदौर में हुआ था। अब 2025 में ये इसका 18वां एडिशन होगा। कहाँ पे? भुवनेश्वर में। दोनों याद रख लो। अगला देखते हैं। फिर अगला प्रश्न क्या है कि अभी हाल ही में कौन सा देश इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन का 181वां सदस्य बन गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जमाइका बन गया है। एक्चुअली में अभी जो अंतर संसदीय संघ की 149th नंबर की बैठक हुई थी, वो कहाँ पे हुई थी? तो वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुई थी, जिसमें आपने देखा होगा, हमने पढ़ा भी था, भारत ने हिस्सा लिया था। भारत की तरफ से हमारे जो 18वीं लोकसभा के जो अध्यक्ष है ओम बिरला, उन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था भारत की तरफ से। तो इसी बैठक के दौरान जो जमैका देश है, उसे इसका इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन का 181वें नंबर का सदस्य देश बना दिया गया है। अब मैं आपको जमैका के थोड़े से स्टैटिक बता दूंगा, इसके लोकेशन हम देख लेंगे, क्योंकि कंट्री न्यूज आता है, हर बार मैं आपको कंट्री बताता हूँ। लेकिन उससे पहले एक प्रश्न ये देख लो, इंपॉर्टेंट रहेगा भाई। अभी जो इसकी 149th नंबर की बैठक हुई है 2024 में, अगले साल जो 2025 में इसकी 150वें नंबर की जो बैठक होगी, वो कहाँ पर होगी? इन्होंने बता दिया है, ताशकंद उज्बेकिस्तान में होगी। ये आपको ध्यान रखना है। अब जमैका की हमने बात की थी, तो ये रहा मैप में जमैका। कैपिटल होती है किंगस्टन, करेंसी है जमैकन डॉलर, और प्रधानमंत्री एंड्रयू हॉलनेस है। ये भी भारत की यात्रा पर भी आए थे, तो इनका नाम भी ध्यान में रखिएगा, एंड्रयू हॉलनेस। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक मैच खेलने वाली अभी महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? तो आंसर हो जाएगा सुजी बैट्स बन गई है। न्यूजीलैंड की बल्लेबाज है सुजी बैट्स। अभी इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक मैच खेलने वाली ये महिला खिलाड़ी बन गई है। कितने मैच खेल लिए इन्होंने? 334। और उसी के साथ इन्होंने जो भारतीय खिलाड़ी है कौन, मिताली राज, उनको पीछे छोड़ दिया। उनके नाम 333 इंटरनेशनल मैचेस है। अभी आपको याद होगा
जो आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप अगर मैं आपसे पूछूं, 2-3 प्रश्न इससे बनेंगे कि कहाँ पे हुआ था। यूनाइटेड अरब अमीरात में हुआ था, जो कि पहले बांग्लादेश में होने वाला था, फिर वहां नहीं हुआ, यूनाइटेड अरब अमीरात में हुआ। कौन सा संस्करण था? नवा संस्करण था। किसने जीता इसको? तो न्यूजीलैंड ने जीता है, पहली बार जीता, पहला टाइटल है। किसे हराया? साउथ अफ्रीका को हराया, ये ध्यान में रखना। और अगर मैं आपसे पूछूं इसका जो अगले साल मतलब 2026 में होगा, 2026 में अगला एडिशन होगा, वो 10वां एडिशन होगा, वो कहाँ पे होगा? तो वो इंग्लैंड में होगा। ठीक है। और इसका जो पहला संस्करण है वो भी मैंने आपको बताया था, वो 2009 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? इंग्लैंड में ही हुआ था, और उसको इंग्लैंड ने ही जीता था। और अगला जो वो भी इंग्लैंड में होगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि वियतनाम के भी नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? तो आंसर हो जाएगा लुओंग कुओंग बन गए हैं। और इन्होंने किनका स्थान लिया है? ट्रू लेम का। कुछ समय पहले इनके बारे में हमने पढ़ा था, लेकिन अभी इनको रिप्लेस करके ये नए प्रेसिडेंट बन गए हैं। कहाँ के? वियतनाम के। वियतनाम में एक बार ले चलता हूँ आपको। तो ये रहा मैप में वियतनाम। कैपिटल हनोई होती है, करेंसी है वियतनामीज डोंग। आपको याद होगा भी यागी नाम का एक सुपर साइक्लोन आया था, और वियतनाम लाओस में काफी तबाही मचाई थी। और भारत ने फिर क्या किया था? इस तूफान से प्रभावित देशों की सहायता के लिए एक ऑपरेशन चलाया था। उस ऑपरेशन का नाम जरूर याद रखना, उसका नाम सद्भाव है। ठीक है, अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन कोप 16 का आयोजन ये कहाँ पर हुआ? तो ये हुआ अभी कोलंबिया में। सीओपी मतलब क्या होता है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। और ये कौन सा नंबर का है? 16वें नंबर का है, जो भी 2024 में हुआ। और इसका संबंध किससे है ये मैं आपको बता दूं। जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी से ये संबंधित है, जो कि कोलंबिया के शहर केली में हुआ है। इससे पहले 15वां वाला ये मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ था, और पहला वाला 1994 बहमास में हुआ था। क्या भारत भी इसकी कोई बैठक होस्ट कर चुका है? तो कर चुका है भारत। 2012 में कोप 11 को होस्ट किया था, जो कि हैदराबाद में हुआ। अब ये कोप जो हम पढ़ रहे हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, जो भी नंबर 16वां हुआ, ये कौन सा वाला है? जैव विविधता वाला है। एक क्लाइमेट चेंज वाला भी आप पढ़ते हो, जो अभी 2024 में कोप 29 जो क्लाइमेट चेंज वाला है, वो कहाँ पर होगा? अभी नवंबर में बाकू अजरबैजान में होगा। कई बार मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। इससे पहले 2023 वाला यानी कि कोप 28 यूनाइटेड अरब अमीरात में हुआ था, शर्म अल शेख। 2022 में कोप 27 हुआ था, पढ़ चुके हैं ना हम कई बार। तो वो क्लाइमेट चेंज वाला है। इसमें जो पहला वाला हुआ था वो 1995 बर्लिन जर्मनी में हुआ था। और ऐसा कहा जा रहा है कि भारत इसको एक बार फिर से होस्ट करेगा, कोप 33 को होस्ट करेगा, जो 2028 में होंगे। दूसरी बार बोला मैं, मतलब इससे पहले भी भारत इसको होस्ट कर चुका है। 2002 में कोप 8 जो हुआ था भारत में भी, कहा? नई दिल्ली में। तो ये बायोडाइवर्सिटी वाला है जो हमने प्रश्न में पढ़ा, और यहाँ पे क्लाइमेट चेंज वाले पॉइंट्स भी मैंने आपको रिवाइज करवा दिए, तो ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि सैन्य खुफिया शहीदों को समर्पित देश के पहले सतर्क पार्क का उद्घाटन ये कहाँ पे किया गया? तो ये किया गया है पुणे में, याद रखना। महाराष्ट्र के पुणे में ये देश के पहले सतर्क पार्क का भी उद्घाटन किया गया। ये देश का पहला ऐसा पार्क है जो खुफिया शहीदों को समर्पित है, जिन्होंने ड्यूटी के दौरान अपने जीवन का बलिदान कर दिया। और इसमें हर स्टेचू के साथ उनकी वीरता का संक्षिप्त विवरण भी दिया गया है। इस दीवार पर 40 शहीदों की प्रतिमाएं लगाई गई है, और इसको नाम दिया गया सतर्क पार्क। कहाँ पे? याद रखना, पुणे में। ठीक है, अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं भारतीय सेना की सुदर्शन चक्र कोर ने कहाँ पर स्वावलंबन शक्ति अभ्यास का आयोजन किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में किया है। तो भारतीय सेना की जो दक्षिणी कमान के जो सुदर्शन चक्र कोर है, उसने स्वावलंबन शक्ति अभ्यास का आयोजन किया। और अक्टूबर में ये हुआ था। कहाँ पे? झांसी के पास जो बबिना फील्ड फायरिंग रेंज है, वहां पे हुआ था, जिसका उद्देश्य था युद्ध क्षमताओं को बढ़ाना और स्वदेशी रक्षा विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। और ये जो सुदर्शन चक्र कोर है, ये सेना की एक स्ट्राइक कोर है, जिसका मुख्यालय आपको भोपाल में मिलेगा। ठीक है, अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि कालिदास सम्मान पुरस्कार के लिए भी किसे चुना गया? तो आंसर हो जाएगा रघुपति भट्ट को चुना गया है। तो याद रखना, मध्य प्रदेश सरकार ने चित्रकला के क्षेत्र में योगदान के लिए भी मैसूर के फेमस पेंटर रहे रघुपति भट्ट को 2023 के प्रतिष्ठित कालिदास सम्मान के लिए चुना गया। इसमें पुरस्कार के रूप में 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। मैंने आपको बताया भी था, एक बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था कि कौन सी राज्य सरकार हर साल कालिदास सम्मान देती है? तो मध्य प्रदेश इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये ध्यान रखना। और अभी 2023 का पूछे किसे दिया गया? तो रघुपति भट्ट को दिया गया। ठीक है, याद रहेगा ना। अगला देखते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है? HSBC मतलब हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन
तो इसकी CFO चीफ फाइनेंस ऑफिसर नियुक्त होने वाली अभी पहली महिला बन गई है, उनका नाम पूछ रहे हैं, तो नाम पाम कौर हो जाएगा। और आप कह सकते हो इस पद पर आने वाली वो पहली महिला है। और ये हमारे लिए नाम इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये भारतीय मूल की महिला है, पाम कौर इनका नाम है। ठीक है, तो HSBC की पहली महिला CFO और उसमें भी ये भारतीय है। क्या नाम है? पाम कौर इनका नाम है। HSBC की अगर बात करें तो ये एक ब्रिटिश बहुराष्ट्रीय बैंक है। स्थापना होती है 1865 में। इसका हेडक्वार्टर आपको लंदन यूके में मिलेगा, ध्यान रखना ये। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का 69 नंबर का सदस्य देश कौन सा बना है, तो इसका तो सही उत्तर हो जाएगा इजराइल बना है। इजराइल एशियन डेवलपमेंट बैंक का नवीनतम सदस्य बन गया और कौन से नंबर का? 69 नंबर का बन गया। देखो एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्टैटिक देख लें, स्थापना होती है इसकी 1966 में। मनीला फिलीपींस में इसका मुख्यालय है और प्रेसिडेंट है मसात्सुको असाकावा। अब एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ कि जो अल्जीरिया है ये अभी किसका नया सदस्य बना था? वो भी एक तरह का कोई बैंक ही है। ठीक है, अब उत्तर दीजिए आप लोग, इसका उत्तर क्या होगा? मैंने हिंट आपको दे दिया है, आप बताइए। हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र दिवस यूनाइटेड नेशन डे कब मनाया जाता है, तो आंसर होगा 24 अक्टूबर को। देखो यूनाइटेड नेशन की स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945, इसीलिए 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे मनाते हैं। वैसे मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क में है और हेड है एंटोनियो गुतेरेस जो कि पुर्तगाल से है। पहले हेड की बात करोगे तो ट्रिग्वे ली नाम था, वो नॉर्वे से थे। वर्तमान में एंटोनियो गुतेरेस है। वैसे 24 अक्टूबर को 2-3 दिवस और होते हैं, वो भी मैं आपको बता दूं। एक तो विश्व विकास सूचना दिवस वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे होता है, एक राष्ट्रीय खाद्य दिवस नेशनल फूड डे होता है, और एक पोलियो डे होता है वर्ल्ड पोलियो डे, ये भी 24 अक्टूबर को ही होता है। अच्छा मुझे ये बताओ, पोलियो की जो वैक्सीन है वो किसने तैयार की थी? तो याद रखना जोनास साल्क ने तैयार की थी। और यूनाइटेड नेशन से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, ये आपके लिए होमवर्क प्रश्न होगा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ध्यान से सुनो कि यूनाइटेड नेशन में अभी भारत के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं, स्थायी प्रतिनिधि हैं, वो कौन बने हैं? बताइए। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं जो 2026 में कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे उसमें कितने खेल शामिल होंगे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 10 खेल इसमें शामिल होंगे। देखो 2-3 प्रश्न आप याद रखो। पहले तो ये कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 वाले ये कहाँ पे होंगे, तो ये ग्लासगो में होंगे। पहले ये ऑस्ट्रेलिया में होने वाला था, फिर ऑस्ट्रेलिया ने मना कर दिया, तो ग्लासगो स्कॉटलैंड ने कहा कि हम इसे होस्ट कर लेंगे। लेकिन इन्होंने क्या कहा, हम केवल इसमें 10 खेल ही शामिल करेंगे। इससे पिछले वाला जो 2022 का बर्मिंघम यूके में हुआ था जिसमें भारत ने 61 मेडल जीते थे, चौथी रैंक पे रहा था, तो उसमें 19 गेम शामिल थे। तो इसने 9 गेम्स को हटा दिया है। उन 9 गेम्स में बहुत फेमस गेम्स भी आपको मिल जाएंगे, जैसे बैडमिंटन, हॉकी, क्रिकेट, कुश्ती, टेबल टेनिस। और आप देखोगे मुख्य रूप से ज्यादातर जो हम मेडल है वो इन्हीं गेम्स में लाते हैं और यही गेम्स इसमें बाहर हो गए। तो अब केवल 10 गेम इसमें शामिल होंगे। ये हमारा प्रश्न था, ये हमने देख लिया। और ये होगा कहाँ पे, यही मैंने आपको बता दिया। पहले जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं ये आपसे पूछा जा सकता है एज ए स्टैटिक, वो 1930 में हैमिल्टन कनाडा में हुए थे, ये भी आप ध्यान रख लेना। ठीक है, आप देखोगे इसमें क्रिकेट को भी बाहर कर दिया। अब इसी तरह से एक प्रश्न उल्टा मैं आपसे पूछ लूं कि अभी क्रिकेट को किस ओलंपिक में शामिल किया जाएगा, तो वो 34th नंबर का एडिशन है जो समर ओलंपिक होंगे आपके 2028 में। कहाँ पे? लॉस एंजल्स अमेरिका में, वहां पे दूसरी बार क्रिकेट को शामिल किया जाएगा, तो ये भी ध्यान रखो। अगला देखते हैं। फिर अगला है कि ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया, तो आंसर होगा उर्मिला चौधरी को। तो नेपाल की एक प्रमुख सामाजिक प्रचारक है उर्मिला चौधरी, जिनको भी प्रतिष्ठित ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। और किसने दिया इनको ये सम्मान, तो अमेरिकी विदेश मंत्री हैं एंटनी ब्लिंकन, उन्होंने वॉशिंगटन डीसी में इनको ये सम्मान दिया है। तो इनका नाम ध्यान रखना, कहाँ से है ये? नेपाल से है। अगला देखते हैं। अच्छा, नेपाल से एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगा, इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी जो नॉनसेन शरणार्थी पुरस्कार 5 महिलाओं को दिए गए थे पूरे विश्व में, उसमें एक महिला नेपाल की भी थी। उनका नाम मैं आपसे जानना चाहता हूँ, इंपॉर्टेंट नाम रहेगा हमारे लिए क्योंकि हमारा पड़ोसी देश है, वहां से कोई महिला चुनी गई है इस नॉनसेन शरणार्थी पुरस्कार के लिए। तो बताइए उनका नाम क्या है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में क्या पूछ रहे हैं कि कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के नए प्रमुख कौन बन गए हैं, तो आंसर इसका हो जाएगा एस गोपाल कृष्णन। ये किनका स्थान लेंगे? राकेश रंजन का स्थान लेंगे एस गोपाल कृष्णन। और अब ये कर्मचारी चयन आयोग के नए प्रमुख बन गए हैं। एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की स्थापना 1975 में हुई थी, मुख्यालय आपको मिलेगा नई दिल्ली में। अगला प्रश्न देखते हैं।
फिर आपसे पूछ रहे कि 24वें राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप में ओवरऑल चैंपियन कौन बना है, तो आंसर हो जाएगा कर्नाटक बना है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नेशनल पैरा तैराकी चैंपियनशिप की, पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप की। 2024 में इसका ये 24वां ही संस्करण था। कहाँ पे हुआ? पणजी गोवा में हुआ, और इसमें टॉप पे कर्नाटक रहा। तो हुआ कहाँ पे? गोवा में हुआ, पणजी गोवा में, और टॉप पे कर्नाटक रहा है। कर्नाटक ने 392 मेडल जीते, फिर महाराष्ट्र, फिर राजस्थान रहा है, तो ये ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि 55वें जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का जो आयोजन होगा उसमें फोकस कंट्री कौन सा होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया होगा। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं, अभी ये नवंबर में होगा, 20 से लेकर 28 नवंबर तक। 2024 में इसका ये 55वां संस्करण है। कहाँ पे? पणजी गोवा में, गोवा में ही होता है हर बार। लेकिन फोकस कंट्री आपको याद रखना है, ये फोकस कंट्री इस बार ऑस्ट्रेलिया है। इसका आयोजन करता है सूचना प्रसारण मंत्रालय। ठीक है, ध्यान रखना। अगला देखते हैं। फिर अगला प्रश्न है कि सिम्बेक्स एक्सरसाइज का आयोजन कहाँ पे हुआ अभी, तो ये विशाखापत्तनम में हुआ है। सिम्बेक्स एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं, ये एक तरह का नेवल एक्सरसाइज है, और किन किन के बीच में होता है तो नाम से पता कर सकते हैं। एस मतलब होता है सिंगापुर, आई मतलब हो गया इंडिया, एम मतलब मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज। मैरीटाइम मतलब नेवल एक्सरसाइज है, बायलैटरल मतलब दो देशों के बीच में होता है ये अभ्यास। तो ये हमने देख लिया, भारत और सिंगापुर के बीच में होता है। इस बार इसका 31 नंबर का एडिशन था। 2 चरणों में हुआ एक्चुअली में ये। पहला चरण विशाखापत्तनम में हुआ, ये एक बंदरगाह चरण था, और दूसरा चरण बंगाल की खाड़ी में समुद्री चरण था। और जो उद्घाटन समारोह है वो INS शिवालिक पर हुआ। इसको शुरुआत में जब दोनों के बीच में ये एक्सरसाइज होता था ना, 1994 में शुरू हुआ था, तब इसको लायन किंग अभ्यास के नाम से जानते थे, लेकिन अब इसे सिम्बेक्स के नाम से जानते हैं। ये भी मैं आपको बता दूं, ध्यान में रखना। वैसे सिंगापुर से आपको याद आएगा कि अभी सिंगापुर न्यूज में था। 2 कारण से न्यूज में था। सबसे इंपॉर्टेंट कारण तो ये हो जाता है कि अभी इसके नए प्रधानमंत्री बन गए हैं, लॉरेंस वोंग उनका नाम है। और अभी आपको याद होगा जो HDFC बैंक है, कौन सा? HDFC बैंक, उसने सिंगापुर में अपना पहला ब्रांच खोला है, इसलिए भी ये न्यूज में था। वैसे सिंगापुर के साथ एक और एक्सरसाइज हम करते हैं। कौन सी एक्सरसाइज? बोल्ड कुरुक्षेत्र एक्सरसाइज करते हैं, ये भी ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी जो 16वें नंबर की ब्रिक्स समिट हुई थी उसमें कितने नए देशों को एज अ पार्टनर कंट्री के रूप में शामिल किया गया है? अच्छा प्रश्न है, तो आंसर हो जाएगा इसका तो 13। आपको पता है अभी जो ब्रिक्स समिट हुई थी कहाँ पे हुई थी, तो वो रशिया में हुई थी। रशिया में भी कहाँ पे हुई पूछेंगे तो रशिया के कजान में हुई थी। कौन से नंबर की थी? 16वें नंबर की थी, ये याद रखना। मोदी जी ने इसमें हिस्सा लिया था, और इस 16वीं समिट के दौरान ही 13 पार्टनर देशों को ब्रिक्स में शामिल कर लिया गया। वो 13 देशों में आप देखोगे तो अल्जीरिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, नाइजीरिया, तुर्की, उज्बेकिस्तान को मिला करके 6 मुस्लिम बहुल देश शामिल किए गए। पाकिस्तान को इसमें शामिल नहीं किया, उसने हालांकि अप्लाई तो किया था लेकिन उसको शामिल नहीं किया है। ये बहुत सही काम किया। और इससे पहले आप पढ़ ही चुके हो, हम कई बार पढ़ चुके। ब्रिक्स में अभी 5 नए देश शामिल हुए थे। कौन कौन से? सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात, ईरान, इजिप्ट, इथोपिया। और कौन सा देश नहीं हुआ? अर्जेंटीना नहीं हुआ, ये अपने अकड़ में था, इसने मना कर दिया। ये प्रश्न एग्जाम में आया था, ध्यान रखना। और इन 5 के शामिल होने के बाद अब ब्रिक्स को हम ब्रिक्स प्लस के नाम से जानते हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। इस बार की जो समिट हुई थी 16वें नंबर की रशिया के कजान में, उसकी थीम क्या थी? स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरलिज्म फॉर फेयर ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। तो सिंपल से याद रखेंगे, ब्रिक्स के बारे में हमने पढ़ा। इस बार इसकी जो बैठक हुई वो रशिया के कजान में हुई। कौन से नंबर की थी? 16वें नंबर की थी। और 13 पार्टनर कंट्री इसमें शामिल किए गए, और 5 तो नए मेंबर, ये तो आपको याद होने ही चाहिए। ठीक है, तो ध्यान रखना ये। अगला प्रश्न हम देखते हैं, और एक प्रश्न का उत्तर देते जाना कि अगले बार 2025 में जो इसकी 17वीं बैठक होगी उसको कौन होस्ट करेगा। ये मैं आपको बता चुका हूँ। चलो, मेरे ख्याल से बताया नहीं बताया मुझे नहीं पता, एक बार मैं बताया तो फिर आगे फिर पूछ लूंगा। इसको ब्राजील होस्ट करेगा। कौन होस्ट करेगा? ब्राजील। ब्राजील इस साल किसे होस्ट कर रहा है, चलो ये तो आप बता ही दोगे, ये बताओ। अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी T20 में सबसे बड़े स्कोर का वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया है, तो ये जिम्बाब्वे ने बनाया है। एक्चुअली में अभी जिम्बाब्वे ने किसके खिलाफ? गाम्बिया के खिलाफ 20 ओवर में 4 विकेट पर 344 रन बना दिए। और ये जो मैच हुआ था ये अभी नैरोबी केन्या में हुआ था। और आप कह सकते हो T20 इंटरनेशनल मैच में किसी भी टीम का ये सबसे बड़ा स्कोर है। और इन्होंने किनका रिकॉर्ड तोड़ दिया, या पिछला रिकॉर्ड ये किसके नाम था? वो नेपाल के नाम था। उस समय नेपाल ने मंगोलिया के खिलाफ 314 रन बनाए थे, और इस रिकॉर्ड को तोड़ते हुए भी जिम्बाब्वे ने सबसे बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया 344 रनों का।
यहाँ पे जो जिम्बाब्वे टीम के जो कप्तान थे वो सिकंदर रजा थे। कई तरह के रिकॉर्ड बने यहाँ पे, सबसे बड़ा स्कोर बना, सबसे बड़े रनों से जीत हुई, सर्वाधिक छक्के लगाए गए, सर्वाधिक चौके लगाए गए, तो ये कई तरह के यहाँ पे रिकॉर्ड बने हैं। और मैं आपको बता दूं T20 इंटरनेशनल में जो अभी तक हाईएस्ट स्कोर की बात करोगे तो अब तो अभी तो हमने देख लिया प्रश्न में, जिम्बाब्वे का सबसे बड़ा स्कोर है 344 का, फिर नेपाल है 314 का, तीसरे नंबर पे भारत आता है 297 का स्कोर के साथ। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, ये सम्मेलन है एक तरह का कि भारत की भाषाई विरासत पर प्रवासी परिचय 2024 सम्मेलन ये कहां पर हुआ? तो याद रखेंगे सऊदी अरब में हुआ। सऊदी अरब की जो कैपिटल होती है रियाद, वहां पे इसका आयोजन किया, उद्घाटन किया। सऊदी अरब में जो भारत के राजदूत हैं कौन है? डॉक्टर सुहेल अजाज खान है, उन्होंने इसका उद्घाटन किया। थीम भी थी भारत की शास्त्रीय भाषाएं। अब आपके लिए ये प्रश्न बन जाता है, अभी जो हमारी जितनी भी शास्त्रीय भाषाएं हैं, वैसे तो अभी तक कितनी थी? 6 थी, लेकिन अब बढ़कर के 11 हो गई है। तो कितनी ऐड हो गई है? 5 ऐड हो गई है। वो 5 ही मैं आपसे जानना चाहता हूँ, वो 5 कौन कौन सी क्लासिकल लैंग्वेज शामिल हुई है, बताइए। हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले में पूछ रहे हैं कि अभी रानी रामपाल ने संन्यास की घोषणा कर दी, बताइए उनका संबंध किस खेल से है? ये तो आप बता ही दोगे, हॉकी से उनका संबंध है। ठीक है, रानी रामपाल से 2-4 पॉइंट्स और ध्यान रख लो। हॉकी की रानी ने कहा जाता है, हरियाणा से बिलोंग करती है। 2020 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला था और 2020 में ही पद्मश्री भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी मिल चुका है। और रायबरेली में जो हॉकी स्टेडियम है उसका नाम बदल के रानी रामपाल के नाम पर ही किया गया था। और इनकी जर्सी का नंबर अगर आपसे पूछें कि भैया इनकी जर्सी का नंबर क्या है, जैसे अभी हॉकी इंडिया ने रिटायर कर दिया तो जर्सी का नंबर 28 था। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। आप मुझे एक और जर्सी का नंबर बताएंगे, किसका? PR श्रीजेश की, जिन्होंने रिटायरमेंट तो ले लिया, तो उनकी जर्सी को भी अभी हॉकी इंडिया ने रिटायर कर दिया, लेकिन उनकी जर्सी नंबर क्या है ये बताइए। क्या सारे स्टूडेंट्स इसका उत्तर कर पाएंगे? ये मुझे देखना है, या कुछ एक ही कर पाते हैं, कुछ एक को ही चीजें याद रहती है जो मैं पूछता हूं आपसे, बताइए। हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला क्या है कि अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन ये कहाँ पे किया जाना है? तो ये किया जाएगा, हमेशा किया जाता है कुरुक्षेत्र हरियाणा में ही। अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव की हम बात कर रहे हैं, ये अभी नवंबर के लास्ट में होगा। कहाँ पे? हरियाणा के कुरुक्षेत्र में होगा। ये तो आपको सबको पता है, लेकिन अच्छा प्रश्न यहाँ से ये बन जाएगा कि 2024 में जो सहयोगी देश है, पार्टनर कंट्री है, वो इस बार कौन है? तो ये तंजानिया है। तंजानिया दो कारण से आपने कई बार नाम सुना होगा। एक तो अफ्रीका की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है माउंट किलिमंजारो, वो तंजानिया में ही है। उसके अलावा जो पहला IIT बना था अपना ऑफशोर कैंपस खोलने वाला, मतलब भारत के बाहर जिसने अपना कैंपस खोला, वो कौन था? पहले तो वो बताओ। IIT मद्रास था। कहाँ पे खोला था? वो तंजानिया देश में ही खुला था, तंजानिया के जांजीबार में, आपको याद होगा। तो इस कारण से तंजानिया हमने कई बार रिवाइज किया है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला प्रश्न क्या है, अभी हाल ही में दलित उप कोटा लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है हरियाणा। हरियाणा ये दलित समुदाय के लिए उप कोटा लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। अच्छा, मैं अगर आपसे मान लो यहाँ पे प्रश्न पूछता कि जातीय आधार पर जनगणना शुरू करने वाला अभी तीसरा राज्य कौन सा बना था? तो तीसरा तेलंगाना बना था। और पहले दो इनसे कौन कौन से बन चुके हैं? बिहार और आंध्र प्रदेश ऐसा करने वाले पहले दो राज्य थे, तीसरा तेलंगाना बन गया। ये ध्यान में रखना। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी किसे जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी का कुलपति बनाया गया, वाइस चांसलर बनाया गया? तो इनका नाम होगा प्रोफेसर मजहर आसिफ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने इनको अभी नियुक्त किया है। कहाँ पे? जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर के रूप में। और आप कह सकते हो इस पद पर आने वाले ये 16वें नंबर के व्यक्ति है, या 16वें वाइस चांसलर बने हैं यहाँ के। किनका स्थान लिया इन्होंने? नजमा अख्तर का स्थान लिया है। और ये इस पद पर आने वाली पहली महिला थी, तो उनका नाम हमने कई बार पढ़ा है, और अब उनका स्थान ले लिया है प्रोफेसर मजहर आसिफ ने। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी जो पहली बार वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक जारी हुआ उसमें भारत कौन से स्थान पर है? भारत 176 नंबर पर है। इंग्लिश में बोलोगे सूचकांक को क्या बोलते हैं? तो ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स इसको बोलते हैं। ये फर्स्ट टाइम जारी हुआ है, तो इंपॉर्टेंट रहेगा। और भारत का सबसे खराब प्रदर्शन रहा है, सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले 5 देशों में भारत को शामिल किया गया। रैंकिंग में सीधा सीधा बात करें तो 176 भारत की रैंकिंग है टोटल 180 देशों में से। और स्कोर कितना है भारत का? 45.5 है। इसमें जो लास्ट देश है 180वें नंबर पे, वो किरिबाती है, उसका स्कोर 41.2 है।
सबसे नंबर 1 पे बात करेंगे, टॉप पे लग्जमबर्ग है 70.8 स्कोर के साथ। तो टॉप पे लग्जमबर्ग है, भारत 176 पे है, लास्ट पे किरिबती है। तो ये जो इंडेक्स है ये बताता है कि कोई भी देश अपने पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा कैसा कर रहा है। तो ध्यान रखना, ये अगला देखते हैं। फिर अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है भैया, कि खेल मंत्रालय ने किस पुरस्कार को बंद कर दिया है। तो ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट ध्यानचंद लाइफ टाइम पुरस्कार, ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड को बंद कर दिया है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रश्न। और अब इस पुरस्कार को बंद करने के बाद इसकी जगह ये क्या दिया करेंगे, अर्जुन पुरस्कार आजीवन लाइफ टाइम ये पुरस्कार दिया करेंगे। एक्चुअली में ये जो ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है जिसको इन्होंने बंद कर दिया, अगर पूछे उसकी स्थापना कब हुई थी, सन 2000 में हॉकी के महान जादूगर मेजर ध्यानचंद जी के नाम पे दिया जाता है। और आखिरी बार किसे दिया गया, देखो बंद कर दिया गया, तो देखो इससे 3 तरह के प्रश्न बनेंगे कि कौन सा पुरस्कार बंद कर दिया, ये पूछ सकते हैं। इस पुरस्कार के बारे में पूछ सकते हैं कब शुरू किया गया था, या लास्ट में जो एडिशन है वो किसे दिया गया था। तो लास्ट एडिशन हम देख लेते हैं 2023 का, किसे दिया गया था, 3 जनों को दिया गया था। ये पूर्व शटलर मंजूषा कंवर, पूर्व हॉकी खिलाड़ी विनीत कुमार और कबड्डी खिलाड़ी कविता सेल्वराज को दिया गया था। ये भी मैंने आपको बता दिया। देखो भारत का जो सर्वोच्च खेल सम्मान है ना, उसका नाम भी मेजर ध्यानचंद जी के नाम पे, ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, पहले तो राजीव गांधी के नाम पे था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, लेकिन अब मेजर ध्यानचंद जी के नाम से इसको जानते हैं। तो ये भी ध्यान में रखना। ये लास्ट एडिशन 2023 का किसे दिया गया था, बैडमिंटन प्लेयर है हमारे चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी को दिया गया था। ये तो आप जानते ही हो। बाकी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ध्यान रखना। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है सखारोव पुरस्कार से संबंधित अभी किसे दिया, इंपॉर्टेंट प्रश्न मार्क कर लो। तो उत्तर में तो ये 2 जनों को दिया गया है, मारिया कोरिना और एडमंडो गोंजालेज। इनके बारे में बात कर ले। तो पहले तो ये जो याद रखना, सखारोव पुरस्कार कौन देता है, यूरोपीय संसद के द्वारा दिया जाता है। अभी दिया गया है वेनेजुएला के जो विपक्षी नेता है, नाम है मारिया कोरिना मचाडो और एडमंडो गोंजालेज, इन दोनों को दिया गया है। ठीक है, तो ये 3 बातें हमें ध्यान रखनी है, कौन सा पुरस्कार है, कौन देता है और अभी किसे दिया गया है, ये ध्यान में रखना आप। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न बैंकिंग अपॉइंटमेंट है। एक्सिस बैंक के एमडी सीईओ अभी कौन बन गए हैं, तो ये बन गए हैं अमिताभ चौधरी। अमिताभ चौधरी ये एक्सिस बैंक के अभी तक एमडी सीईओ बने हुए थे, फिर से इनको नियुक्त कर दिया गया। 3 साल का इनका अगला कार्यकाल होगा। एक्सिस बैंक की स्टैटिक देखो तो 1993 में स्थापना होती है, मुंबई में मुख्यालय है, एमडी सीईओ अमिताभ चौधरी और टैगलाइन होती है बढ़ती का नाम जिंदगी। ठीक है, अगला देखते हैं। फिर आपसे पूछे अभी केंद्र सरकार ने किस वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए अतिरिक्त पेंशन की घोषणा की है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 80 वर्ष। तो यही आपको याद रखना है कि 80 वर्ष जिन व्यक्तियों की उम्र हो चुकी है या उससे अधिक उम्र के हैं, उनको अब एक्स्ट्रा पेंशन दी जाएगी। जो पेंशन मिलती है वो तो मिलती है, उसके अलावा एक्स्ट्रा पेंशन भी इनको मिलेगी। और एक्स्ट्रा पेंशन किस हिसाब से मिलेगी वो सारा डेटा मैंने यहाँ पे लिख दिया है, वीडियो को पॉज कर सकते हैं। जैसे कि एक आध मैं आपको बताऊं समझने के लिए, किसी की उम्र 80 से 85 वर्ष के बीच में है तो उनकी जो मूल पेंशन है वो तो मिलेगी ही सही, उसके अलावा मूल पेंशन का 20% एक्स्ट्रा मिलेगा। इसी तरह से जैसे किसी की उम्र 95 से 100 के बीच में है तो उनको पेंशन तो मिलेगी ही सही, साथ में उनकी जो मूल पेंशन है उसका 50% एक्स्ट्रा और मिलेगा। तो इस तरह से ये दी जाएगी। प्रश्न ऐसे ही आएगा कि किस उम्र से अधिक व्यक्तियों को एक्स्ट्रा पेंशन मिलेगी, तो 80 वर्ष जिनकी उम्र होगी। संवेदनशील भत्ता इसे कहा जा रहा है। अगला देखते हैं। फिर अगला प्रश्न है कि शतरंज खेल में 2800 एलो रेटिंग का आंकड़ा पार करने वाले भारत के दूसरे ग्रैंड मास्टर कौन बन गए, तो अर्जुन एरिगेसी बन गए हैं। तो भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर, चेस ग्रैंड मास्टर है अर्जुन एरिगेसी। अभी यूरोपीय शतरंज क्लब में लाइव रेटिंग में 2800 एलो रेटिंग, वहां पे रेटिंग होती है चेस के खेल में, तो 2800 की जो लाइव एलो रेटिंग है उसका आंकड़ा पार करके इन्होंने इतिहास रच दिया है। आपको बता दूं शतरंज के इतिहास में दुनिया में केवल 16 ही खिलाड़ी हैं जिन्होंने लाइव रेटिंग में ये 2800 का आंकड़ा छुआ है, और ये ऐसा करने वाले दूसरे भारतीय बन गए। दूसरे बन गए तो आप कहोगे पहले कौन थे, तो हमारे जो पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर रहे कौन, विश्वनाथन आनंद। उनके बाद ऐसा करने वाले ये दूसरे भारतीय बन गए हैं। अच्छा, वे किस राज्य से बिलोंग करते हैं ऐसा भी पूछा जा सकता है, तेलंगाना से बिलोंग करते हैं, याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, कोयला मंत्रालय में सचिव सेक्रेटरी कौन बन गए हैं, तो विक्रम देव दत्त बन गए हैं। इतना सा याद रखना है, कोयला मंत्री जरूर याद रखें, जी किशन रेड्डी है। ठीक है, और सचिव विक्रम देव दत्त है। अगला देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं कि बिहार का पहला ड्राई पोर्ट किस जिले में बनाया जाएगा, तो आंसर हो जाएगा पटना, बिहार की कैपिटल पटना में।
तो बिहार की कैपिटल पटना में एक स्थान है बिहटा, वहां पे राज्य का पहला ये ड्राई पोर्ट और आप कह सकते हो इनलैंड कंटेनर डिपो का भी उद्घाटन कर दिया गया है। और है क्या एक तरह से, तो एक तरह से आप कह सकते हो ये एक तरह सा स्टोरेज है। यहाँ पे माल को इकट्ठा किया जाएगा और जब समय आएगा तो उन्हें एक्सपोर्ट कर दिया जाएगा आगे। तो बिहार का पहला ये कहाँ पे, पटना में, याद रखना। अगला देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से मंजूरी प्राप्त भारत की जो वैक्सीन है जाइवैक TC20 का संबंध किससे है, तो आंसर होगा टाइफाइड से। तो अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भारत के पहले टाइफाइड टीके को मंजूरी दे दी है। जाइवैक TC20 का नाम है। TCV का मतलब हो गया टाइफाइड कंजुगेट वैक्सीन। इसे जाइडस लाइफ साइंसेज लिमिटेड ने तैयार किया है, जो कि अहमदाबाद गुजरात की कंपनी है। इसे 6 महीने से लेकर 65 वर्ष तक के व्यक्ति को लगाया जा सकता है। टाइफाइड पूछे ये किससे होता है, तो बैक्टीरिया जनित रोग है। और कौन सा बैक्टीरिया, साल्मोनेला टाइफी से होता है। ये दूषित पानी और दूषित खाने से होता है मुख्य रूप से। और हमारे किस अंग को प्रभावित करता है, हमारी आंतों को ये प्रभावित करता है, ये जरूर ध्यान में रखना। और इसके टेस्ट के लिए कौन सा टेस्ट होता है, या यूं पूछूं तो विडॉल टेस्ट इसके लिए होता है, या विडॉल टेस्ट किसके लिए होता है, टाइफाइड के लिए होता है, ये ध्यान में रखना। तो यहाँ पे टाइफाइड से संबंधित और प्रश्न से सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछ रहे इंटरनेशनल कॉपर एसोसिएशन का नवीनतम सदस्य अभी कौन सा बन गया, तो हिंडाल्को बन गया है। तो इंटरनेशनल कॉपर एसोसिएशन की आप बात कर रहे हैं। पहले इसकी बात कर लेते हैं इंटरनेशनल कॉपर एसोसिएशन की। इसमें 33 सदस्य हो चुके हैं और हेडक्वार्टर इसका वॉशिंगटन DC में आपको मिलेगा। हिंडाल्को इसका नवीनतम सदस्य बना। तो ये एक एल्यूमिनियम और कॉपर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसकी स्थापना 1958 में हुई। ये आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी है। वर्तमान में चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला है, MD सतीश पाई है। तो हिंडाल्को इसका नवीनतम सदस्य बन गया है, ये ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले में पूछ रहे हैं कनक राजू का निधन हो गया, वे क्या थे, तो वे एक डांसर थे, नर्तक थे। इनके बारे में बताऊं तो वे प्रसिद्ध गुसाड़ी लोक नर्तक थे, डांसर थे, जिनका नाम है कनक राजू। इन्होंने गुसाड़ी राजू के नाम से भी जाना जाता था इनको, और अभी इनका निधन हो गया। और राजगोंड जनजाति से ये बिलोंग करते थे। और ये जो गुसाड़ी नृत्य है ये केवल राजगोंड जनजाति के पुरुषों के द्वारा ही किया जाता है, जिसका मंचन डंडारी उत्सव के दौरान होता है। डंडारी उत्सव ये दीपावली के बाद मनाया जाने वाला एक उत्सव है, 10 दिनों तक ये चलता है। और इसमें जो नर्तक होते हैं, जो डांसर होते हैं, उनको खुसदी ताड़ों के नाम से भी जाना जाता है। वे लगभग 1500 मोर पंखों से बनी टोपी पहनते हैं, जिसे मालबुरा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इनसे सारे प्रश्न ये मैंने आपको बता दिए। 2021 में भारत का चौथा सर्वोच्च सम्मान पद्मश्री भी इनको मिल चुका है। तो कनक राजू इनका नाम है, डांसर थे। कौन सा लोक नृत्य मैंने आपको बताया, गुसाड़ी। और किस जनजाति से बिलोंग करते थे, राजगोंड जनजाति से। और किस राज्य से ये बिलोंग करते हैं, तो तेलंगाना में पाई जाती है ये जनजाति। बाकी नृत्य के बारे में भी मैंने 2-3 पॉइंट्स आपको बता दिए हाईलाइट करके, तो ध्यान रखना सारी बातें। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला प्रश्न पूछ रहे हैं कि देश में 21वीं पशुधन जनगणना ये शुरू किसने की है, तो जो पशुपालन मंत्री है, मत्स्य पालन मंत्री है, राजीव रंजन सिंह, या जिन्हें आप लल्लन सिंह के नाम से भी जानते हैं। और अभी इन्होंने ही 21वीं पशुधन जनगणना अभियान को शुरू कर दिया। ये अभियान अक्टूबर 2024 से लेकर फरवरी 2025 तक आयोजित किया जाना है। कुल कितना खर्चा आएगा, 200 करोड़ रुपए के खर्चा आएगा। और पहली बार जो पशुधन जनगणना हुई थी वो 1920 में हुई थी। तब से हर 5 साल में ये होती है। पिछली वाली 20वीं पशुधन जनगणना ये 2019 में हुई थी। ठीक है, तो अब 21वीं होगी, ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला प्रश्न है कि एक बुक आई है जिसका नाम है विटनेस, ये किस भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है, तो आंसर इसका हो जाएगा साक्षी मलिक। साक्षी मलिक का संबंध किससे है, रेसलिंग से है, कुश्ती से है। और इन्हीं की ऑटोबायोग्राफी जिसका नाम विटनेस है। रेसलिंग से एक नाम आपको और याद आएगा, जिन्होंने भी संन्यास ले लिया, उनका नाम आप बताएंगे। बाकी ये जो बुक है इन्होंने किनके साथ मिलकर के लिखी है, अगर ये आपसे पूछेंगे तो जोनाथन सेल्वराज के साथ मिलकर के साक्षी मलिक ने ये बुक लिखी है जिसका नाम विटनेस है। तो आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। देखो, वीकली वाले सेशन में मैंने आपको पहले भी बोला था और पहले भी हमने किया कि जो लास्ट वाला सेशन होता है वो पूरा मैं आपका लेता हूँ। जैसे कि फर्स्ट वीक 1 से लेके 7 तारीख तक, दूसरा वीक 8 से लेके 14 तारीख तक, तीसरा वीक 15 से लेके 22 तारीख तक होता है। जो चौथा वीक है उसमें सारे डेज आ जाते हैं। थोड़ी आवाज आ रही होगी, बाद ट्रैक्टर जा रहा है आवाज करता हुआ। तो जो आखिरी वीक है वो 23 से लेके पूरा होता है। कोई महीना 30 का होता है, कोई 31 का होता है। अब ये लास्ट वाला वीक लेंदी हो जाता है,
वैसे ही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए रखता हूँ और जो भी उसमें इंपॉर्टेंट जानकारी होती है वो सारी मैं आपको देता हूँ, शॉर्ट में नहीं भगाता हूँ। शॉर्ट में भगाने के लिए तो हमारा सुपर फास्ट रिवीजन वाली क्लास आती है जिसमें क्वेश्चन पढ़ते हैं, फटाफट से आंसर देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, वो तो वहां करेंगे। लेकिन यहाँ जो काम की बात होती है वो सारी मैं आपको बताता हूँ, तो वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। तो अभी मैंने क्या किया, मेरा प्लान तो यही था कि पूरा कंप्लीट कर दूं, लेकिन जब मैंने देखा कि वीडियो लेंदी हो रहा है तो इसमें भी हम 7 दिन ही कवर करते हैं, 23 से लेके 28 तारीख तक के। बाकी जो फिर 29 से होगा आगे 7 दिन और कवर कर लेंगे। इस तरह से 7-7 दिन के सेट में ही मैं आपको दूंगा, ताकि वीडियो ज्यादा लेंदी नहीं होगा, तो आपको भी उसे पचाने में, डाइजेस्ट करने में दिक्कत नहीं आएगी। वरना आपके मुंह में मान लो पूरी एक रोटी में ठूस दूं, पूरी एक रोटी भर दूं, तो आपको चबाने में दिक्कत आएगी, आपके शरीर को डाइजेस्ट करने में दिक्कत आएगी। इसीलिए रोटी को टुकड़े कर करके दिए जाते हैं। ठीक है, तो अब मैं भी ऐसा ही करूंगा। तो अगर सेशन अच्छा लगे, मेहनत अच्छी लगे, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना, सपोर्ट जरूर करना इन्हें अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर करके। बाकी क्विज की बात रही है, तो क्विज अभी आपको मिल जाएगी, क्विज आप चेक कर लेना। वैसे मंथली का होने में अभी 2-3 दिन बाकी हैं, लेकिन मैं पूरी मंथली की क्विज भी डाल दूंगा और वीकली की क्विज भी अब आपको मिल जाएगी। देखो, आपको बता, अभी कुछ समय पहले ही हमारी जो क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन है वो 7-8 महीने के बाद अब जाकर के चालू हुई है, काफी मेहनत, काफी पैसा लगाने के बावजूद। और स्टार्टिंग में जब ये चालू हुई थी तो आपको याद होगा, चालू होने के कुछ समय बाद ही 1 दिन में ही इसमें लिमिटेशन लगा दी गई प्ले स्टोर के द्वारा। फिर से बहुत स्ट्रिक्ट हो गया भाई, पता नहीं हमारे तो पीछे क्यों ही पड़ा हुआ है वो। कुछ चीजों को मैं उसमें यूज नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि लिमिटेशन लगा दी गई है, इसलिए लिमिटेड कंट्रोल है मेरे पास। अब मैं इंतजार कर रहा हूँ वो कब अपनी लिमिटेशन हटाए। ऐसा कहते हैं कि महीना भर तो ले लेता है, अब महीना भर ले, 1.5 महीना ले, मैं इंतजार कर रहा हूँ। उसके बाद बाकी मैं पूरी तरह से उस पर मेरा कंट्रोल आ जाएगा तो मैं अपनी तरह से काम कर पाऊंगा उस पर। अभी जितना हो रहा है मैं आपको क्विज वगैरह और डेली करंट अफेयर्स तो आपको बना करके दे ही रहा हूँ। ठीक है, तो आज की सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी को राधे राधे।